हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चोल डायनेस्टी के बारे में। और मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग बाकी के मेडिवल पीरियड के जो वीडियोस हैं वो पहले ही डाल चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, और एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। और आज का हमारा टॉपिक था चोल एम्पायर, और चोल एम्पायर का पहला पार्ट हम लोग डाल चुके हैं। ये हमारा चोल एम्पायर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग राजा राजा वन और राजेंद्र वन के बारे में बात करेंगे, और उनके दूसरे एक्सपेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि एडमिशन वगैरह हुआ तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और अगर राजेंद्र वन की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड 995 से लेकर 1014 तक था, और ये इम्पीरियल चोल यानी कि शाही चोलों में से आते थे। और हमने पहले ही बताया था कि जो चोल थे हमने उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लिटर चोल, शाही चोल और तीसरे थे संगम चोल। तो ये शाही चोल में से आते थे। और अगर हम लोग बात करें राजेंद्र चोल, तो ये सबसे महान माने जाते हैं, और इनका राज्यकाल 950 से लेकर 1014 तक रहा। तो हम लोग बात करें कि इन्होंने साउथ इंडिया में के बहुत सारे जो हम लोग बात करें किंगडम्स को जीता, और एक तरीके से फ्रेमवर्क बनाया, यानी कि जो चोला किंगडम था उसे चोला एम्पायर बनाने के लिए इन्होंने एक ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया था अपने बच्चे के लिए, जिससे कि आने वाले समय में क्या हो कि एक्सपेंशन हो सके बहुत ज़्यादा। तो सबसे महान राजा इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़ा एम्पायर कर दिया था। बाकी जो कसर बचेगी वो राजेंद्र वन निपटा देंगे हमारे। तो और क्या-क्या किया था इन्होंने? इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, किसके साथ-साथ चालुक्य के साथ नॉर्थ में, और पांड्यास के साथ साउथ में। तो एक हाथ से ऊपर लड़ रहे थे, एक हाथ से नीचे लड़ रहे थे। तो हमने पीछे देखा था कि बहुत से राजा दोनों हाथ तरफ मारते रहते थे, बाद में फँस जाते थे। पर इनकी बात अलग थी भैया, कुछ ख़ास लोग होते हैं, युद्ध कला में माहिर होते हैं। तो भैया इन्होंने ऊपर भी हराया उन्हें और नीचे भी हराया उन्हें, पांड्यास को। और राजा वन एस्टैब्लिश चालुक्य चोल डायनेस्टी बाय कॉन्करिंग वेंगी। तो बेसिकली हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ईस्टर्न चालुक्यास हैं। तो इन्हें हरा कर वेंगी को जीतने के बाद इन्होंने अपनी नई संस्थापना कर दी, नए वंश की, जिनका नाम इन्होंने क्या रखा? इनका नाम इन्होंने रखा चालुक्य चोल डायनेस्टी रख दिया इन्होंने उसका नाम। और इवन की बात की जाए तो उन्होंने श्रीलंका के ऊपर भी इन्वेजन किया और उसे भी जीत लिया था, और सेंचुरीज तक वहाँ पे राज किया था। जो आप लोग श्रीलंका देख रहे हैं, तो श्रीलंका के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि पहले के राजाओं ने भी कॉन्कर किया था। तो सब लोग इस समय पे जब अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो उसे अलग नाम से डिनोट करते थे उस समय पर। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे ऊपर लड़ रहे थे चालुक्यास के साथ, और नीचे लग रहे थे पांड्यास के साथ। तो धीमे-धीमे देखेंगे आप कितना बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा। अभी आगे मैपिंग वैप भी करवाएँगे ना हम लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग बात करें जो राजेंद्र चोला, अब हम लोग बात करेंगे राजेंद्र चोल के बारे में। सो राजेंद्र को ज़्यादातर हम लोग राजेंद्र द ग्रेट कहते हैं। तो इतिहास के अंदर द ग्रेट उनके आगे लगता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा महान काम किए हों। और अब हम लोग बात करेंगे इनकी महानता के बारे में। और इन्हें हम लोग बात करें क्या कहा जाता है, इन्हें गंगई कोंडा चोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? यानी कि गंगा को लाने वाला। इन्होंने एक्चुअली करवाया क्या था कि जी मैप दिखा दूँ आपको, कि ये कावेरी से यहाँ पे ये हम लोग देखें कि क्या निकल रहा है। गंगा को ये लेके आए थे कहाँ से? इन्होंने पाल राजाओं को हरा दिया, फिर यहाँ से इन्होंने कैनल बनवाई थी पूरे अपने साउथ इंडिया, अपनी कैपिटल तक। पूरी ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ तक इन्होंने क्या बनवाई? गंगा के लिए कैनल बनवाई थी, जिससे कि गंगा यहाँ पे आ सके और इनके खेतों में परेशानी ना हो सके, क्योंकि इनके यहाँ पे साउथ इंडिया में जितनी भी रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर नहीं है, वो सीजनल रिवर चलती है यहाँ पे। तो इस वजह से जो गंगा है वो तो चारों महीने चलती है, तो सॉरी 12 महीने चलती है। तो फिर वो इसलिए उधर पे खुदवाई करवा के उसकी नहर के थ्रू उसे यहाँ तक ले आए थे अपनी कैपिटल में। और हम लोग बात करें कि इनके राजेंद्र वन के अंडर में क्या हुआ था कि वास्ट एम्पायर इंक्लूड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे साउथ इंडिया। तो इनका एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि मॉडर्न डे साउथ इंडिया पूरा इनके कंट्रोल में आ गया था। तो कृष्णा रिवर इनकी नॉर्थ की लिमिट थी, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आप लोग एरिया देख रहे हैं, तो ये इनकी लिमिट थी। कृष्णा इनकी नॉर्थ में लिमिट थी। और साउथ की अगर बात किया तो भैया छोड़ ही दो फिर। इवन की इंडोनेशिया, श्रीलंका वगैरह, लक्षद्वीप, मालदीव्स, भाई साहब ये देखिए, लक्षद्वीप इनके कंट्रोल में, मालदीव्स इनके कंट्रोल में, श्रीलंका इनके कंट्रोल में। सोचिए नेशनल लेवल पर तो भाई साहब फोड़ ही रहे हैं, इंटरनेशनल भी फोड़ रहे हैं।
और ये इनके मिलिट्री एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहे कहाँ पे, किस गंगा को लाने में उड़ीसा से। और हम लोग बात करें बंगाल ब्रिंगिंग गंगा वाटर टू इनकी कैपिटल में अभी हम लोगों ने पहले ही बात की थी, कावेरी डेल्टा से। और राजेंद्र जो माना जाता है कि श्री विजय दक्षिण माल्य प्रदीप और सुमात्रा के खिलाफ राजेंद्र का महाशक अभियान 1025 ईस्वी में आसपास शुरू हुआ था। बस वही है कि भैया जो आसपास के जो राज्य वगैरह है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये पुराने समय के इंडोनेशिया वगैरह हैं, तो इनके ऊपर भी अटैक कर दिया था उन्होंने। सोच के देखिए इनकी नेवी कितनी बढ़िया थी। इनकी नेवी बहुत बढ़िया थी। इवन की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही चीज़ कही जाती है कि अगर आपको पावर एक्विजिट करना है, अगर आप समुद्र के राजा हैं, तो आप पूरी दुनिया के राजा हैं। क्योंकि आज भी अगर हम लोग देखें तो ट्रेड ज़्यादातर कहाँ से होता है? समुद्र से आता है। अगर समुद्र के बीच में अगर आपकी पावर अच्छी है, तो फिर आप बहुत पावर को क्या कर लेंगे? गेन कर लेंगे। इन्होंने आसपास के इलाके जो ब्राउन एरिया दिख रहा है आपको, ये रेड डॉट सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ पे इनके किंगडम बन गए थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अटैक कर लिया था। अब लोग बात करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और हम लोगों के जितने इम्पोर्टेंट शासक थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे लोग थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तंजौर क्या थी? इनकी कैपिटल थी। और चोला एम्पायर को डिवाइड किया गया था 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के अंदर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आज के समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, स्टेट गवर्नमेंट चलती है और लोकल गवर्नमेंट चलती है। वैसे ही इनके कहाँ था, सेंट्रल चलती थी, प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट चलती थी और लोकल गवर्नमेंट चलती थी। और उत्तर मेरूर शिलालेख से इनके प्रशासन के बारे में पता चलता है। तो अगर हम लोग पहले बात करें कि हम लोगों ने इतना पढ़ तो लिया था, मैं आपको पहले बता दूं कि जो शिलालेख मिली थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रही थी, ये है उत्तर मेरूर वाली जगह जो चेन्नई के पास में है। ये आपको नीले रंग से दिख रहा होगा, तो ये मैपिंग वर्क भी हम लोग कर रहे हैं अपना। और हम लोग बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने बताया था कि जो बड़ा बेटा होता है वही क्या बनता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेडिवल टाइम में भी यही चलता रहा था कि जो राजा का बड़ा बेटा होता है वही राजा बनेगा। अगर कैसे भी करके उसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो छोटा भाई राजा बनता था। अगर बड़े बेटे का अगर कोई बेटा जिंदा है तो फिर छोटे भाई को बेटा नहीं बनाया जाएगा, छोटे भाई को राजा नहीं बनाया जाएगा, उसके जो बड़े बेटे का बेटा है उसे उसको राजा बनाया जाएगा, उसे युवराज की उपाधि दे दी जाती थी। फिर ये सीन रहता था वहाँ पे। और बस वही हमने बात कर दी कि बस युवराज का टाइटल मिल जाता था। और जो बाघ था वो उनका राज्य सिंबल था, यानी कि टाइगर वाज अ रॉयल एम्बलम ऑफ चोला किंग। और उनके पास काउंसिल मतलब एक क्या बोलते हैं, जैसे मंत्रिमंडल होता है आज के समय पर हम लोग देखते हैं, मतलब वो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास मंत्रिमंडल होता है, तो उसी के समय पर क्या होता था, राजा के पास एक मंत्रिमंडल होता है जो कोई उन्हें हेल्प करने में मदद करता था। और हम लोग बात करें कि वहाँ पे भी जो ऑफिसर्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया था। जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स थे उन्हें सर उत्तम रम कहा जाता था, और जो हाईएस्ट पोस्ट के होते थे उन्हें पेरुत्तरम कहा जाता था। यानी कि लोअर लेवल के भैया काम कर रहे होंगे तो उनको अलग कह देंगे, जैसे कि छोटे मोटे एग्जाम्स हुए जिसे आप लोग निकाल लेंगे, जैसे ग्रुप डी के, ग्रुप सी के, तो ऐसे एग्जाम के लिए छोटे वालों को अलग कहेंगे। और जो यूपीएससी या फिर बड़े पोस्ट सेंट्रल लेवल पर जॉब कर रहे होंगे उनको अलग कह देंगे। और चोला जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनकम ऑफ सोर्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते थे? वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे कि अगर आपने आपकी फसल है उसमें से अपने 1/6 पार्ट आपको सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि 16% के अप्रॉक्स या 17 साढ़े 16% आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को, यानी कि चोला एम्पायर को। और यही एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उस समय पर बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम थे, जैसे कि क्या कस्टम चार्ज होता था, टूल्स लगते थे, और दूसरे रेवेन्यू के सोर्सेज भी थे, जैसे कि हम लोग बात करें टैक्सेस लगते थे, पोर्ट्स पर टैक्स लगते थे, जंगलों पर टैक्स लगते थे, माइंस पर टैक्स लगती थी। और इन सब चीज़ों के ऊपर टैक्स ले लेकर उन वो लोग ऐसे ही खजाने में मदद लेते थे।
तो वही है कि भैया एक इकोनॉमी कोई एक चीज़ पर तो डिपेंडेंट होती नहीं है, तो अलग-अलग चीज़ों पर थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे कि टूरिज़्म होता है या फिर हम लोग बात करें कि कंपनीज़ वगैरह रन करती हैं गवर्नमेंट, तो फिर अलग-अलग सोर्सेस हो जाते हैं गवर्नमेंट के इनकम के। और बस थोड़ा और बचा है कि चोला के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी थी और इनकी आर्मी के अंदर 70 रेजिमेंट थे और चोला एम्पायर को मतलब इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया था किसी अरबी घोड़े मंगाने में, क्योंकि उस समय पे माना जाता था अरबी घोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे नस्ल के होते हैं और ये सेना में बहुत एफिशिएंट साबित होते हैं। और जो चोला था वो चीफ जस्टिस की तरह काम करता था कभी-कभी, जब मान लो कि बाय चांस भले भले ही कोर्ट वगैरह असेंबलीज़ वगैरह बनाती हों, को जब कोई फैसला नहीं आता तो खुद फैसले सुना देते थे, अगर कोई इनके पास मदद माँगने आ गया, और छोटे-मोटे जो मुद्दे होते थे वो गाँव की असेंबली के द्वारा सुन के हटा दिए जाते थे। और दूसरा पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, अब थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो राजेंद्र चोला हमारे कौन थे? राजेंद्र चोला ग्रेटेस्ट किंग थे चोला एम्पायर के। इनका राजकाल 985 से लेकर 1014 तक था और इन्होंने साउथ इंडिया के बहुत सारे राज्यों को कंट्रोल में ले लिया था और इन्होंने उनके साथ कंटिन्यूअस बैटल लड़ी थी। किसके साथ बैटल लड़ी थी? चालुक्यास के साथ और पांड्यास के साथ साउथ में। और इन्होंने नया राजवंश की स्थापना कर दी थी चालुक्य चोल डायनेस्टी के बारे में, वेंगी को हराकर। और इन्होंने श्रीलंका के ऊपर अटैक कर दिया था और सदियों तक वहाँ पे राज किया था। तो ये रहा उनका मैप वगैरह, ये तंजौर की कैपिटल थी। फिर हम लोग बात करेंगे इनके बेटे राजेंद्र वन के बारे में। इसे डिस्क्राइब किया जाता है राजेंद्र द ग्रेट, तो ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े-बड़े एक्सपीडिशन किए थे और इन्हें क्या कहा जाता है? गंगाई कोंडा कहा जाता है, गंगाई कोंडा चोल कहा जाता है, यानी कि गंगा को लाने वाला चोल। तो बेसिकली इन्होंने गंगा को लाया था कावेरी डेल्टा से। तो जो राजेंद्र चोल थे इनका मॉडर्न समय पर साउथ इंडिया एप्रॉक्स मॉडर्न डे साउथ इंडिया पर राज करते थे और इनकी अगर नॉर्थ में बात किया जाए तो कृष्णा तक इनकी लिमिट थी और इन्होंने श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव इन टापुओं के ऊपर भी राज किया था। और इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन किए थे और इन्हें बस वही है भैया, अभी यार बताया था कि इन्होंने अपनी कैपिटल तक वो क्या लेके आए थे, ये नहर लेके आए थे गंगा वाली। और इन्होंने क्या किया था, जो मलय या फिर हम लोग बात जो साउथर्न मलय पेनिनसुला है या फिर सुमात्रा है, इनके ऊपर भी अटैक किया था, उनके ऊपर भी राज किया था। ये दूसरी इनकी एक्सटेंडेड टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे इन्होंने राज किया था। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें चोला एम्पायर की, तो तंजौर की कैपिटल रही ज़्यादातर और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उत्तर मेरूर शिलालेख से हमें पता चलता है और उत्तर मेरूर जगह ये हमारी मैप में दिख रही है, चेन्नई के बस थोड़े नीचे ही है। और एडमिनिस्ट्रेशन में ख़ास बात ये थी कि जो राजा होते थे और मतलब जो राजा का पद था वो हेरिडिटरी था, यानी कि राजा के बेटा राजा ही बनता था। और उसमें ये होता था, ट्रेडिशन ये था कि जो राजा का बेटा, जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। अगर कैसे भी करके उसकी मृत्यु हो जाती है फिर उसका छोटा भाई राजा बनता था। और नॉर्मली अगर बड़ा बेटे के अगर कोई बेटा है तो फिर छोटे बेटे को राजा नहीं बनाया जाता था, उन्हें जो उसका बड़े बेटे का बेटा होता था उसे युवराज घोषित कर दिया जाता था और वही राजा बनता था। बाघ इनका नेशनल एम्बलम था और चोल मिनिस्टर उनको हेल्प करते थे वर्क करने में। लोअर लेवल के जो ऑफिसर होते थे उन्हें शिरोंतरम कहा जाता था और उच्च लेवल के अधिकारी को पेरुंतरम कहा जाता था। और जो चोला गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पर डिपेंडेंट थी और जो लोग थे उन्हें 1/6% ऑफ द अपना प्रोड्यूस देना पड़ता था, 16% अप्रॉक्स टैक्स देना पड़ता था किसको? गवर्नमेंट को। और कस्टम्स, टूल्स और दूसरे टैक्सेस वगैरह भी लगते थे, जैसे कि पोर्ट्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, माइंस के ऊपर, इन सब के ऊपर टैक्स वगैरह लगते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो इनके पास इनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और नेवी भी थी। इनके 70 रेजिमेंट थे और इनके पास ये लोग बहुत अच्छे अरबी घोड़े मंगवाते थे और ये क्या करते थे, चीफ जस्टिस की तरह कभी-कभी बिहेव करते थे, मतलब न्याय वगैरह सुनाने का काम भी यही करते थे कभी-कभी। और आज का वीडियो केवल यहीं तक था, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।